गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए, अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। यस गाइस, सारे बच्चे आ जाएं। बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी ऑन टाइम। हाँ बेटा जी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर अटेंडेंस। निर्मला जी गुड आफ्टरनून, बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाएं। जल्दी करो बच्चे, लेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। खुशी बेटा गुड आफ्टरनून, बाकी बच्चे भी आओ जल्दी से। यस गाइस। हाँ बेटा जी। जगजीवन, आशुतोष, सूफिया खातून, प्रदीप, रितु सिंह, अजीत, गुलशन, मानस, अर्पित, अभिजीत, सभी को गुड आफ्टरनून। धर्मपाल, आकाश, शिवकरण, प्राची, कृतिका, हरि, रेणु छेत्री, आमना, सिद्दीकी, खुरसुम, अलीशा अंसारी, अमित, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जैन आलम, नितराज, अर्पित, ओके, ऐश्वर्या, रंजना, कनिका, शेफाली। चलिए, तो अब 2:01 हो चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने 2023 के क्वेश्चन अनसीन पैसेज देखा था। देवयानी चौधरी, अमित कुमार जी नमस्कार। बच्चों, आज हम 2022 का मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपको याद होगा, और मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो सारे हमने समझ लिए थे, याद होगा आपको, आप लोग होमवर्क करके लाए होंगे, तो जरा इस अनसीन को पढ़ लें। ठीक है, ये 2022 का अनसीन पैसेज है। 2022 के बाद हम 2021 में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद समय बचा तो 2020 का भी चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, शाबाश। तो बेटा शुरुआत होती है यहां से। नॉट सो लॉन्ग अगो a book on human origins would have devoted a substantial number of pages to description of fossil evidence for primate evolution। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो बेटा कि नॉट सो लॉन्ग हो गए, कि बहुत पुरानी बात नहीं है। अ बुक ऑन ह्यूमन ओरिजिन्स की एक किताब जो इंसानी ओरिजिन की, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे डिवोटेड यानी कि इस पे आधारित या पूरी तरह समर्पित है। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेजेस, जिसमें अच्छी खासी संख्या में कुछ महत्वपूर्ण पन्ने होंगे। टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉसिल एविडेंस, जिसमें फॉसिल सॉरी गाइस, फॉसिल में जीवाश्मों के एविडेंस होंगे, है ना। फॉर प्राइमेट, मैं माफी चाहूंगा बेटा, फॉर प्राइमेट एवोल्यूशन, जहां पर हमें उत्पत्ति के बारे में पूरे सबूत होंगे, जो उच्च वर्ग के बंदे, जो प्राइमेट हैं, उन पर आधारित होंगे। दिस वॉज इन पार्ट, ये हिस्सों में था, बिकॉज इट वॉज अज्यूम्ड, कि ऐसा माना गया, दैट एट ईच स्टेज ऑफ प्राइमेट एवोल्यूशन, कि जब भी हर स्टेज पर, यानी हर उस पर स्टेज पर, हर मतलब की क्रम पर जब प्राइमेट का एवोल्यूशन हुआ होगा, one of the fossil primate would have been recognizable as the direct ancestor of modern humans। तो जितने भी फॉसिल मिले, यानी जितने भी जीवाश्म मिले उन प्राइमेट्स के, उनमें से कहीं ना कहीं कोई ऐसा जीवाश्म होगा जिसकी पहचान मॉडर्न इंसानों, यानी कि वर्तमान इंसानों के पूर्वज के रूप में हुई होगी। आगे, हाउएवर नाउ नो नाउ however we now know that for various reasons many of these taxa are highly unlikely to be ancestors to living higher primates। मतलब यद्यपि we now know, कि अब हमें पता है, however मतलब यद्यपि हमें अब पता है, various reason यानी कई कारणों से, कि इनमें से कई जो हैं, जो जीव वर्ग, टेक्सा मतलब जीव वर्ग, आर हाईली अनलाइकली भी, वो मुश्किल है। अनलाइकली मतलब चांस ही नहीं है, या फिर संभावना ना के बराबर है कि वो हमारे पूर्वज होंगे, ठीक है। इंस्टेड दिस अकाउंट विल, इंस्टेड का मतलब के बजाय, दिस
अकाउंट विल कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी नो ऑफ एवोल्यूशन, कि ये जो अकाउंट है, अकाउंट मतलब हिसाब किताब नहीं, ये जो हमें जानकारी मिली है या सबूत मिले हैं, है ना, वो फोकस करते हैं ऑन व्हाट वी नो ऑन एवोल्यूशन, कि हम क्या जानते हैं इंसान की एवोल्यूशन यानी उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में, एंड रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेट एप्स, और हमारा रिश्ता उन महान बंदरों से। ग्रेट एप्स मतलब जो शुरुआती एप्स थे जिनसे हमारा, है ना, विकास हुआ। आगे, इट विल रिव्यू हाउ लॉन्ग वेस्टर्न साइंटिस्ट हैव नोन अबाउट द ग्रेटर एप्स, कि ये रिव्यू करेगा कि हाउ लॉन्ग, कि कितने लंबे समय से जो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं हैव नोन अबाउट, उनको पता है इन एप्स के बारे में। आगे, एंड इट विल शो हाउ आइडियाज अबाउट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, और ये दर्शाता है उनका क्या आइडिया है, क्या विचार है, या क्या वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में आपस में। ईच अदर मतलब इंसान और एप्स के बारे में। आगे, एंड टू मॉडर्न ह्यूमंस, और जो वर्तमान के मॉडर्न इंसान हैं, हैव चेंज, वो बदल चुके हैं। इट विल आल्सो एक्सप्लोर विच ऑफ द लिविंग एप्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मॉडर्न ह्यूमंस, और ये इस बात को भी एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा कि जो लिविंग एप्स थे उस जमाने में, वो आज के मॉडर्न ह्यूमन से किस वर्ग में रिलेटेड थे। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको कल इसके क्वेश्चंस दिए थे इसके, और आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, याद होगा आपको, आपने आंसर देने चाहिए थे। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर हो गया तो लिख दीजिए क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया क्या? हाँ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया तो लिख दीजिए CL। यस गाइस, चलिए से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया है तो CL लिख दीजिए। क्लियर हो गया यहां तक तो CL लिख दीजिए। अच्छा, जो बच्चे आज क्लास में शुरुआत से आए हैं, यदि वो क्लियर नहीं लिखेंगे तो उन बच्चों को मौका मिल जाएगा नो लिखने का, जो लेट आए हैं, राइट। वो ऑब्वियसली कहेंगे हम लेट हो गए, तो उनको, यदि मैक्सिमम बच्चे यदि क्लियर हुआ है तो क्लियर लिखेंगे, तो अपने आप ही आपका समय बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लियर होने पे क्लियर पक्का लिखा करो। चलिए आगे बढ़े। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। अमंग द टेल्स ऑफ, वो जो कहानियां हैं, एक्सोटिक एनिमल्स, वो जो अजीब और गरीब जानवर हैं, कि जो पुराने जमाने में कहानियां होती थी अजीब और गरीब जानवरों की, ब्रॉट होम बाय एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स, जिनको घर लाया जाता था किसके द्वारा? एक्सप्लोरर्स यानी खोजकर्ताओं के द्वारा, और उन व्यापारियों द्वारा। भाई व्यापारी आपको जमाना में क्या होता था? व्यापारी लोग जो है या फिर जो खोज करता है वो पूरी देश दुनिया घूमते थे, है ना। तो जब पूरी देश दुनिया घूमते थे तो जो भी अजीब गरीब उन्हें मिलता था वो ले आते थे, है ना बेटा। आगे, वर डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट वी नो एज द ग्रेट एप्स, वो एक विस्तार है, डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या है कि जो हम जानते हैं, दैट इज चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास। भाई चिंपैंजी और गोरिल्लास हर देश में तो नहीं होते, लेकिन जानते पूरी दुनिया के लोग थे। कैसे? बड़ा आसान है ना, कि भाई चिंपैंजी और गोरिल्ला हर देश में नहीं होते, लेकिन पता सबको था, क्योंकि जो व्यापारी थे या फिर जो खोज करता थे, वो जो जानवर उनके यहाँ या फिर जो भी पशु पक्षी उनको दिखते थे कि ऐसा तो देखा ही नहीं हमने, उसको ले जाते थे। ठीक है बेटा। आगे, फ्रॉम अफ्रीका एंड ओरेंगुटैन्स फ्रॉम एशिया। अफ्रीका से क्या? चिंपैंजी और गोरिल्ला, और एशिया से ओरेंगुटैन। एरिस्टोटल ने कहा apes as well as the monkeys and bamboos in his Historia and Animalium, यानी कि उनकी जो एक किताब है हिस्ट्री पे आधारित, एनिमेलियम नाम की, उन्होंने इसमें एप्स, मंकीज और बेबून्स के बारे में उल्लेख किया है। लिटरली हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, जो इतिहास के जानवर माने जाते हैं। आगे, बट हिज एप्स वर द सेम एज द एप्स डिसेक्टेड बाय अर्ली एनोमोस्टिस्ट, यानी कि ये वही एप्स हैं जो अलग हुए थे पुराने एनोमोनिस्ट, यानी कि वो जो रचनाविद थे, विच वर शॉर्ट टेल्ड मकाक मंकीज फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, जो छोटी पूंछ के नॉर्थ अफ्रीका के मंकी से अलग थे। आगे बढ़े।
अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है सर 8वीं क्लास से पढ़ाओ। बेटा मैं 8वीं क्लास से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से एनसीईआरटी की ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। यहां पर मैं जो टारगेट कर रहा हूं वो है आपका एग्जाम, है ना, जो है मेंस का, ठीक है। जो आपके यूपीएससी आईएएस के मेंस में कंपलसरी इंग्लिश होती है, उस पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनसे पता लगता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? जिनको क्लियर हो गया है प्लीज क्लियर लिख दीजिए, जल्दी से क्लियर लिख दो बेटा। यस गाइस, क्या ये क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? बेटा यहां तो मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट कर रहा हूं, एग्जाम में कौन करेगा? आकाश जी, आप कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने बता रखा है कि एक आंसर कैसे एक्सपेंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट आगे। वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू अंडरटेक अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द differences between modern humans and the chimpanzees and gorilla was Thomas Henry Huxley. One of the first people का मतलब है कि जो शुरुआती लोग थे जिन्होंने इसका व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से अवलोकन किया था, रिव्यू किया था। क्या किया था रिव्यू? अंतर जो वर्तमान के इंसान हैं, चिंपैंजीज और गोरिल्लाज हैं, और उनका नाम था थॉमस हेनरी हक्सली। यानी कि थॉमस हेनरी हक्सली उन लोगों में से एक थे जिन्होंने शुरुआत में सबसे पहले यह रिव्यू किया, क्या कि अंतर क्या है वर्तमान के इंसानों, चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में, जिनका नाम है थॉमस हेनरी हक्सली। आगे, इन एन ऐसे एक ऐसे में इंटाइटल्ड ऑन द रिलेशन ऑफ मैन एंड लोअर एनिमल्स सॉरी, कि एक ऐसे में जो जिसका शीर्षक है ऑन द रिलेशन ऑफ मैन टू द लोअर एनिमल्स, की इंसानों का रिश्ता लोअर एनिमल्स में, कि जो लोअर वर्ग में आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। दैट फॉर्म्ड द सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिज 1863 बुक, जो फॉर्म की गई सेंट्रल सेक्शन 1863 की बुक में, जिसका नाम है एविडेंस एज टू बी मैन्स प्लेस इन नेचर। का हिंदी है कि वो सबूत कि इंसान का स्थान प्रकृति में कहां पर है, ठीक है बेटा। आगे, ही कंक्लूडेड द एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज, यानी कि उन्होंने निष्कर्ष निकाल के बताया कि शारीरिक रचना संबंधी एनाटोमिकल मतलब होता है शारीरिक रचना संबंधी अंतर, किसमें? मॉडर्न ह्यूमंस में और चिंपैंजीज में। एंड गोरिल्ला वर लेस मार्क देन द डिफरेंस बिटवीन द टू अफ्रीकन एप्स एंड द ओरेंगुटान, यानी कि जो गोरिल्ला और चिंपैंजी थे उनसे कम अफ्रीका के एप्स और ओरेंगुटान इंसानी संरचना से मिलते थे। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, शाबाश। हाँ बेटा, क्या यहां तक क्लियर हो गया? निशा पाल, थैंक यू। बच्चे जो लिख रहे हैं पीडीएफ नहीं मिली, उन्हें निशा पाल ने खुद ही जवाब दे दिया है कि पीडीएफ मिल गई है। थैंक यू निशा बेटा। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। शाबाश बट्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, डार्विन यूज्ड दिस एविडेंस, कि डार्विन ने इस सबूत का इस्तेमाल किया इन हिज द डेसेंट ऑफ मैन पब्लिश इन 1871, कि जो किताब छपी, और किताब कब छपी? 1871 में। किताब का नाम क्या था? द डेसेंट ऑफ मैन। इसमें डार्विन ने ये एविडेंस का इस्तेमाल किया टू सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करने के लिए, बिकॉज द अफ्रीकन एप्स वर मोरोफोलॉजिकल क्लोजर टू मॉडर्न ह्यूमंस, के जो अफ्रीकन एप्स हैं वो मोरोफोलॉजिकली यानी कि आकृति के विज्ञान के अनुसार इंसान की बनावट से ज्यादा करीब है टू द ओनली ग्रेट एप नोन फ्रॉम एशिया, जो इकलौता प्रजाति है एप की जो एशिया में जानी जाती है। द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस वर मोर लाइकली
टू बी फाउंड इन अफ्रीका, कि जो वर्तमान आधुनिक समाज के जो इंसान हैं उनकी संभावना है कि वो, है ना, उनका संबंध किससे हो, अफ्रीका के उन एप से, देन एल्सवेयर, मतलब कहीं और के मुकाबले, यानी कि अफ्रीका के एप्स के मुकाबले बाकी लोग हैं उनका कोई संबंध नहीं लगता। डार्विन के अनुसार उनका कहना है कि जितना मेल अफ्रीका के एप्स खाते हैं इंसानों से, वर्तमान इंसानों से, उतना कहीं और के नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस डिडक्शन played a critical role in pointing most researchers towards Africa। कि ये जो निष्कर्ष है, डिडक्शन मीन्स निष्कर्ष है, इसने एक क्रिटिकल रोल अपनाया या फिर क्रिटिकल रोल निभाया, मतलब जरूरी रोल निभाया, जो पॉइंट करता है रिसर्चर्स को अफ्रीका की तरफ, कि भाई अफ्रीका की तरफ ही जाएं, मतलब वहीं के जो एप्स हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करें। अ लाइकली प्लेस टू फाइंड ह्यूमन एंसेस्टर्स, यानी कि जहां पर संभावना ज्यादा है कि वर्तमान इंसानों के पूर्वजों की खोज हो, पता लगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां एस बी से पढ़ूंगा, उससे पहले सोनी बेटा थैंक यू। आपकी क्लास में कई बच्चे लिख रहे हैं कि कल की पीडीएफ नहीं मिली, लेकिन आपने लिखा है पीडीएफ मिल चुकी है। सोनी बेटा थैंक यू। तो जब भी आपकी क्लास में कोई लिखे पीडीएफ नहीं मिली, तो बेटा आप लिख दिया करो कि आपको मिल गई है। ठीक है बेटा, ताकि वो शांत हो जाए। ठीक है बेटा ना। देखो, किसी भी बच्चे को जो समझदार थोड़ा सा कम है या फिर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको आप हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए ना मिल गई है। ठीक है बेटा, तो जिनको मिल गई है, अच्छा दूसरी बात, आप लोग आखिरी के 10 मिनट में पीडीएफ मिली है कि नहीं ये सब लिखा करो। ठीक है, अब बेटा एंड में लिखा करो। अच्छा चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट करता हूं, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं आपका टाइम वेस्ट करने में। अभी हम पढ़ लें या पीडीएफ पीडीएफ खेल लें, चलो बताओ। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लें या पीडीएफ की माला जपनी है? चलो मैं आपका टाइम, अगर आपको टाइम वेस्ट करना ही है तो मैं बताता हूं ना, आपसे बेहतर मैं आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूं, बताइए जरा। पीडीएफ डिस्कस करें? हाँ बेटा, पीडीएफ डिस्कस करें या आखिरी 10 मिनट में करें? जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट करें आपका? मैं शायद आज छठी सातवीं बार बता रहा हूं कि पीडीएफ वगैरह ये सब डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, बर्गर में आलू की पिट्टी क्यों होती है ये बाद में डिस्कस करेंगे। चाउमिन में चाउमिन क्यों नहीं कहते, चाउमो क्यों नहीं कहते, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अरे चिंता मत करो, पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, पढ़ा रहा हूं। मगर जो आपकी क्लास में आए हैं बच्चे, जो एक स्पेशल कोर्स करके आए हैं कि क्लास का टाइम वेस्ट कैसे करें, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा ना, है ना बेटा? चिंता मत करो, पढ़ा रहा हूं, है ना? अगर डिस्कस ही करना है बेटा, टाइम वेस्ट करने को पीडीएफ पीडीएफ खेलना है तो चलो डिस्कस करें, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी पूछना है वो बाद में पूछिए, अभी पढ़ लें, अभी यहां पढ़ाई चल रही है, पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? विश्वास मानना बेटा, सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। अब विश्वास मानो, मुझसे ज्यादा शरारती आप नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो। चलिए आगे, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, दोज हु कंसीडर द ओरंगुटैन आर क्लोजेस्ट रिलेटिव लुक टू साउथ ईस्ट एशिया। कि एज वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि जैसा कि हम अगले चैप्टर में यानी अध्याय में देखेंगे कि जो ये मानते थे कि ओरंगुटैन हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं साउथ ईस्ट एशिया में, एज द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर्स, जो कहते हैं कि ज्यादा संभावना है कि वर्तमान इंसानों यानी मॉडर्न इंसानों के पूर्वज वहां हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं? अब देखिए,
चलिए इसे क्लियर लिख दो, अगर क्लियर हो गया तो शाबाश। चलो शाबाश बेटा। नेक्स्ट। अब देखिए यहां जो है आप लोग केवल अर्थ समझें, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिन बच्चों की अंग्रेजी थोड़ी बेहतर है वो शांति से पढ़ रहे हैं, जिनकी कमजोर है वो अभी नाउन टेंस पढ़ना चाहते हैं। बेटा ये यूपीएससी क्लास है, यहां पर आपको क्या मैं ये सिखाऊं जेंडर कितने होते हैं, या मैं ये सिखाऊं कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। हाँ, यहां पर ये करो शांति से। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो ग्रामर की, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री के जो विकास हुआ है किसमें, जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री में। एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है भाई, हमारे खून में वाइट ब्लड सेल होता है जो किसी भी एंटीबॉडी का विरोध करता है, ठीक है बेटा। तो बेटा कि विकास में किसके, जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री में और इम्यूनोलॉजी में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। कब, पहले हिस्से में, 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में अलाउड द सर्च, उसने अलाउ किया द सर्च फॉर एविडेंस, कि सबूतों की खोज के लिए अबाउट द नेचर, कि प्रकृति में ऐसे क्या सबूत हैं जो वर्तमान इंसान को उनके पूर्वज खोजने में आसान करे। about the evidence of the about the nature of relationship between modern humans and the apes to be shifted from traditional morphology to the morphology of molecules। यानी कि इसमें क्या मतलब है कि 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में खोज ने जो सबूत मिले प्रकृति के द्वारा, है ना, ये साबित किया कि जो रिश्ता है वर्तमान इंसान का एप्स से वो शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल मोरोफोलॉजी से, यानी कि जो पारंपरिक आकृति विज्ञान था, जो बॉडी स्ट्रक्चर है आकृति विज्ञान, उसको शिफ्ट कर दिया मॉलिक्यूल से। यानी कि हम पहले क्या सोचते थे कि हम केवल आकृति देख के अंदाज लगाएंगे कौन पूर्वज हो सकते हैं, मगर अब हम मॉलिक्यूल से पता लगाएंगे कि क्या अंदरूनी संरचना है। आगे, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू यूज प्रोटीन्स टू डिटरमाइन प्राइमेट रिलेशनशिप वर मेड जस्ट आफ्टर द टर्न ऑफ द सेंचुरी। यानी कि जो शुरुआती कोशिशें हुई प्रोटीन्स का यूज करके यह तय करने के लिए कि जो प्राइमेट रिलेशनशिप है एप्स का, है ना, जस्ट आफ्टर द टर्न ऑफ सेंचुरी, वो केवल अंत में, सेंचुरी के अंत में यह कोशिश हुई कि यह रिश्ता बनाना कि भाई क्या सबूत हैं जिससे पता लगे कि जो एप्स हैं वो हमारे पूर्वज है, कोई और जगह के एप्स नहीं हैं। इसके लिए किसका यूज किया गया, प्रोटीन्स का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, है ना, प्रोटीन्स की प्रणाली को, अब देखो साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूं मैं तो इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ द एनालिसिस वर रिपोर्टेड इन द अर्ली 1960। मगर जो सबसे पहली रिपोर्ट आई न्यू जनरेशन एनालिसिस के लिए, वो रिपोर्ट की गई 1960 की शुरुआत में। फेमस यूएस बायोकेमिस्ट ल्यूनस पॉलिंग, कि जो प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट हैं ल्यूनस पॉलिंग, कॉइन द नेम, उन्होंने एक नाम पेश किया। कॉइन द नेम मतलब नया नाम रखना, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी यानी आणविक मानव शास्त्र, फॉर दिस एरिया ऑफ रिसर्च। इस रिसर्च के क्षेत्र को क्या नाम रखा उन्होंने, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। मोहित गुप्ता अनुवाद मैं कर रहा हूं, आप बेटा फालतू में मेहनत ना करें। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? जल्दी से बताइए बेटा, जिनको क्लियर हो गया है CL लिख दीजिए। CL, केवल CL लिखना, यस सर, बर्गर सर, चाउमीन सर, चश्मा सर, नहीं कुछ नहीं, केवल CL लिखा करो। और अपना टाइम और बचाना है तो केवल N लिख दिया करो, N यानी नेक्स्ट। चलिए
ये देखो एक बच्चा है, इसे कोई काम नहीं लिख रहा है, कौन कौन दोबारा क्लास देखेगा? इसका नाम लाना जरा, सबसे राइट में जो इसका नाम दिखाना। बेटा जो रंजीत कुमार जी ये लिख रहे हैं कौन कौन दोबारा क्लास देगा, बेटा कौन हो तुम? हाँ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। देखो अपने कमेंट्स से ये साबित मत करो कि हमसे ना हो पाएगा। बेटा आपके कमेंट्स बता देते हैं कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है? चलो बच्चे लिख रहे हैं चाउमिन सर, बर्गर सर। हाँ, क्यों लिख रहे हो? या तो CL लिखो या N लिखो बस। ये कौन है अभिषेक? ये रोज मेरा बर्थडे बनाता है। एक काम कर भाई, तो मेरा बर्थडे मना रहे हो ना, आ जाओ साउथ अफ्रीका, आ जाओ मेरे पास, है ना? बर्थडे मना लो आकर, आ जाओ बेटा, है ना? आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ, वही गिफ्ट है मेरी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिपोर्ट्स की, दो रिपोर्ट्स बोथ पब्लिश इन 1960, जो पब्लिश हुई, दोनों ही रिपोर्ट्स पब्लिश हुई 1963 में, प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस, उसने एक महत्वपूर्ण एविडेंस प्रोवाइड किया, ठीक है? एमाइल जकर, देखो ये नाम भी तो अजीब है, जकर कैंडल, ओके, इसका नाम है एमाइल जकर कैंडल। अनदर पाइनियर, कि एक और पाइनियर जिनका एक स्थान है, नाम है, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ये कौन है? मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। डिस्क्राइब्ड हाउ ही यूज्ड एंजाइम्स, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि कैसे उन्होंने एंजाइम्स का इस्तेमाल किया टू ब्रेक अप द प्रोटीन, ताकि प्रोटीन को ब्रेकअप कर सके, उसको और छोटा किया जा सके, मतलब ब्रेक करके ना प्रॉपर्टी देखने के लिए, ठीक है? हीमोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड रेड सेल इनटू इट्स पेप्टाइड, कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड रेड सेल में होती है उसके पेप्टाइड को, यानी कि पेप्टाइड उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें जो जो शामिल है उस चीज को, एंड दैट व्हेन वी सेपरेटेड देम, और जब उसको हम अलग करते हैं प्रोटीन को, यूजिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके जब सेपरेट करते हैं हीमोग्लोबिन के प्रोटीन को, द पैटर्न्स मेड बाय द पेप्टाइड्स, तो जो पैटर्न बनता है पेप्टाइड द्वारा, है ना, फ्रॉम अ मॉडर्न ह्यूमन, वर्तमान इंसानों का, अ चिंपांजी एंड गोरिल्ला वर इनडिस्टिंग्विबल, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही थे, मतलब अभेद्य थे। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, कि जैसा इंसान का है वैसा ही गोरिल्ला का है, और वैसा ही किसका है? चिंपांजीज का है। आगे बढ़ जाऊं बेटा। और राजा बाबू लिख रहे हैं इंग्लिश के सेंटेंस कैसे लिखें, बेटा आपको सीखने पड़ेंगे, क्लियर? इंग्लिश के लिए बच्चे थोड़ा ताली बजा दीजिए। ये लिख रहे हैं एग्जाम में आया है क्या? नहीं बेटा नहीं आया है, मैं मजे लेने के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना? नहीं आया इंग्लिश, तुम रहने दो बेटा। ये लिख रहा है एग्जाम में आया है क्या? बेटा इंग्लिश कोई कोर्स किया है क्या? बेवकूफी का कोई कोर्स करके आए हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नहीं बेटा शिवानी जी, मैं आपको अनुवाद नहीं सिखाऊंगा बेटा, ना, दिस इज नॉट अनुवाद की क्लास। अनुवाद आप खुद सीखें, ठीक है? हाँ ग्रामर मैं सिखाऊंगा, अनुवाद थोड़ी सिखाऊंगा मैं। अब बच्चा कह रहे हैं इसको पढ़ें कैसे, मैं पढ़ना थोड़ी सिखाऊंगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए द सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो दूसरा योगदान है, वो किया गया मॉरिस गुडमैन द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस गुडमैन के द्वारा। हु हैज स्पेंट हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत की है किसमें? वर्किंग ऑन मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, की पूरी जिंदगी उन्होंने मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी पर अध्ययन किया। हु यूज टेक्निक्स बोरोड फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, जिन्होंने जो टेक्निक है बोरो की, यानी कि ली, तो उधार लेना होता है, वैसे कोई टेक्निक अपनाना, टू स्टडी सैंपल्स ऑफ सीरम, क्या करने के लिए? सीरम के, यानी रक्त सीरम जो होते हैं, ब्लड के जो सीरम होते हैं,
उसके सैंपल्स को अध्ययन करने में जो प्रोटीन होता है कॉल्ड एल्यूमिन, उसके अंदर के प्रोटीन को जिसे एल्यूमिन कहा जाता है, टेकन फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस, जो लिया गया वर्तमान के इंसानों से, आगे एप्स से मंकीज, यानी कि वर्तमान जो बंदर हैं, इंसान है और मंकीज, उनसे एप्स से, ही केम द टू द कंक्लूजन, वो इस निष्कर्ष पे आए दैट द एल्यूमिनस, जो एल्यूमिनस है वर्तमान इंसानों का, चिंपांजीज का, वो इतना एक जैसा लगता है कि स्ट्रक्चर को देखने से आप पता नहीं लग सकते कि कौन सा किसका है, यानी अलग नहीं कर सकते। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? निकिता कुमारी से एक सवाल आपकी क्लास के सारे बच्चे पूछिए कि निकिता पूरा अनसीन पैसेज नहीं पढ़े पहले? बाकी बच्चे पूछ लीजिए निकिता जी से, क्योंकि निकिता बहन आपको शायद पता नहीं है, कल मैंने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हिंदी में। ठीक है निकिता जी, तो लेट आने के कुछ फायदे होते हैं जो आपको मिले हैं। चलिए आगे बढ़े। कल मैंने ये होमवर्क दिया था निकिता, इसमें तो शर्म आनी चाहिए थी बच्चों को कि कल मैंने इसी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन दिए थे समझाने के लिए, और करके लाना ये कहा था। ठीक है, और फिर निकिता ये बताओ, निकिता बहन, मैं पूरा अनसीन ना पढ़ूं, उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करूं? निकिता बेटा, बेटा बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर लो बेटा, है ना, बैटरी लो हो गई है, चार्ज कर लो। ठीक है, चलिए, है ना, कल मैंने इसके क्वेश्चन दिए थे, हिंदी में क्वेश्चन समझाए थे, कहा तो होमवर्क करके लाना। चलिए चलिए आगे बढ़े बेटा। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रिंग, कि प्रोटीन उन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है तार, पतली पतली तारों को स्ट्रिंग कहा जाता है ना, कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग, जिसे कहा जाता है अमीनो एसिड। इन मैनी इंस्टेंसेस, कि कई बार वन अमीनो एसिड में बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, कि कई बार एक अमीनो एसिड को, है ना, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बिना उसके प्रोटीन के फंक्शन को चेंज किए। आगे इन 1960 एंड 1970 विंस सारा, ये नाम है, एलन विंसन, ये भी नाम है, टू बर्कली बायोकेमिस्ट, जो बर्कली स्थान के, बर्कली जगह का नाम है, उसके बायोकेमिस्ट थे, इंटरेस्टेड इन प्राइमेट एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, जो इंटरेस्टेड थे शुरुआती बंदरों और ह्यूमन एवोल्यूशन के लेकर, एक्सप्लॉइटेड, यानी उन्होंने फायदा उठाया, दीज माइनर वेरिएशन, उन्होंने इन छोटे छोटे वेरिएशन का फायदा उठाया, यानी कि पता लगाया, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ताकि वो मानव के विकास के हिस्ट्री को क्या कर सकें, इसको वो लोग समझ सकें। समझ में आ गया? आगे, एंड देयरफॉर presumably evolutionary history of the taxa being sampled, यानी कि एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसका सैंपल लिया गया। They too concluded that modern humans and African apes work very close, उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला कि मॉडर्न ह्यूमन और जो अफ्रीकन एप्स हैं वो काफी करीब हैं। क्या ये क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बेटा प्राइमेट की हिंदी मैंने बता दी है पिछले पन्ने पे, आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ बेटा जल्दी से बताइए, क्या हम आगे बढ़ें? शाबाश बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? देखो बेटा, अच्छा ये बताइए, आप में से कौन कौन सा बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, जिसने 12th तक साइंस की है? जल्दी से बताओ जरा। देखो बेटा, ये आपकी किस्मत रहेगी, अगर साइंस पे बेस और आपने अगर आर्ट्स किया है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, ओके, तो बेटा अब देखो अनसीन पैसेज जो है, अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है, साइंस पढ़ी नहीं है, और यदि अनसीन पैसेज साइंस का आ गया तो क्या करोगे आप? हाँ,
नहीं समझ में आएगा बेटा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो क्या आप फोन करोगे, हेलो भैया अनसीन पैसेज साइंस का आया, इसको हिस्ट्री का करवा दो? नहीं होगा बेटा। तो ये तो बेटा लक पर है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस पे आ गया, हो सकता है अनसीन पैसेज हिस्ट्री पे आ जाए, तो साइंस के स्टूडेंट को परेशानी होगी। क्लियर है? तो ये तो लक पर है बेटा। इसे क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने कल किए थे, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट अर्लियर अजम्पशन रिगार्डिंग एवोल्यूशन। कि ऑथर क्या कहता है, शुरुआती जो अजम्पशंस थे, जो लोगों की सोच थी, अंदाज था, उसको लेकर क्या था, एवोल्यूशन को लेकर, यानी कि मानव विकास को लेकर लोगों की क्या सोच थी। जरा बताइए आंसर, एनीवन? हाँ बेटा जरा आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। सब बच्चे एक एक सेंटेंस लिखिए, जरा कम से कम एक सेंटेंस लिखिए। नहीं बेटा सचिन, मैं अनुवाद नहीं सिखाऊंगा, आई एम सॉरी, मैं अनुवाद नहीं सिखाऊंगा बेटा। वेरी गुड, प्लीज आंसर। चलिए हाँ बेटा, जगजीवन, मैं और स्लो हो जाता हूँ। चलिए बताइए आंसर प्लीज। बेटा आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको शब्दकोश बढ़ाना होगा। यदि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। हाँ बेटा समझना पड़ेगा, फायदा नहीं है बेटा तो फिर क्या करें, है ना। ये तो तय ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं कि आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज थे, जो अनसीन पैसेज जो हैं वो हिस्ट्री का आ सकता है, ज्योग्राफी का आ सकता है, सोशल साइंस का आ सकता है, साइंस। वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े हैं बेटा? मैं 7वीं बार बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इस अखबार को पढ़िए और जो भी शब्द नहीं आता डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए। ठीक है बेटा। आंसर दीजिए, शाबाश। अच्छा वॉइस जा रही है क्या? देखो बेटा, अगर बफरिंग हो रही है तो बी एफ एफ लिख दीजिए, बी एफ एफ लिख दीजिए यदि बफरिंग हो रही है तो। हाँ बेटा अगर बफरिंग हो रही है तो बी एफ एफ लिख दीजिए जल्दी से। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे को अभी टेक्निकल एक्सपर्ट ने कहा है कि रिफ्रेश कर लीजिए, कि कई बच्चे नो बी एफ एफ लिख रहे हैं। रिस्टार्ट करो बेटा, रिस्टार्ट करो। देखो गुंजन कह रही है क्लियर चल रही है, अंजलि कह रही है क्लियर चल रही है, कई बच्चे कह रहे हैं रिफ्रेश। देखो जितने बच्चे लिख रहे हैं ना रिफ्रेश कर लो, वो आपको बता रहे हैं कि रिफ्रेश कर लो भैया, रिफ्रेश कर लीजिए जरा। देखो आपकी क्लास में जो बच्चे लिख रहे हैं ना क्लियर है। अच्छा एक काम करो, जिनको क्लियर हो गया है, सब कुछ साफ साफ चल रहा है वीडियो, वो एलसी लिख दीजिए, एलसी मतलब लाउड एंड क्लियर। जिनको वीडियो साफ साफ दिख रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों, वो लिख दीजिए एलसी, यानी लाउड एंड क्लियर, एलसी लिख दीजिए, एलसी। ये देखो ये डेंगर लिख रहा है और किलर किलर, अच्छा हाँ अब मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए तो इसका आंसर अभी तक किसने दिया नहीं, अब मैं आंसर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। द ऑथर मेंशंस, कि ऑथर ये मेंशन करते हैं, द अर्लियर अजम्पशन, जो शुरुआती धारणाएं थी अबाउट एवोल्यूशन, यानी उत्कर्ष, इंसानी उत्कर्ष की, वो ये सजेस्ट करती है कि एट ईच स्टेज ऑफ प्राइमेट एवोल्यूशन, की हर स्टेज में शुरुआती एवोल्यूशन के, वन ऑफ द फॉसल प्राइमेट्स वुड हैव बीन रिकॉग्नाइजेबल,
कि एक फॉजन यानी जीवाश्म जो पहचाने जाने वाला होगा एज द डायरेक्टेड एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, जिससे पता लगा कि मॉडर्न ह्यूमंस कौन है। However, it is now understood that many of these fossils are unlikely to be ancestor to living higher primates। यानी कि जब प्राइमेट्स मिले शुरुआत में उनसे लगा कि ये हमारे पूर्वज हैं, लेकिन अब जो वर्तमान अध्ययन है उससे पता लगता है कि ये प्राइमेट्स लगता नहीं कि हमारे पूर्वज होंगे। हाँ बेटा, अनलाइकली मतलब असंभव लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में भाई जब खोज की होगी तब इतना एडवांस नहीं होगा टेक्नोलॉजी, तो लोगों को लगा यही हमारे पूर्वज हैं। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? सुनो, सबसे दाएं वाली फिर से रुक गया, देखना। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? हाँ बिल्कुल, क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? कॉपी में आंसर लिखवाऊं कोमल बेटा? अगर मैं इसका कॉपी में आंसर लिखवाऊंगा बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? आंसर लिखवाऊं मैं बेटा? आंसर लिखवाने से आपका टाइम वेस्ट होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ आर मॉडर्न ह्यूमंस एप्स रिलेटेड? के लेखक के अनुसार कैसे वर्तमान इंसान और जो एप्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं? आंसर दीजिए, शाबाश, आंसर दीजिए प्लीज, शाबाश बेटा। हाँ बेटा, आंसर दीजिए, शाबाश। अब देखो दीपक कह रहे हैं ये आसान है, वेरी गुड, आंसर दीजिए, शाबाश बेटा। सुभाष के लिए तालियां बजाइए जरा। सुभाष कह रहे हैं कंफर्म है यही आएगा क्या? सुभाष बेटा, अगर मैंने गलती से भी तुक्के से भी अगर कुछ पढ़ाया और वही अनसीन आ गया तो बेटा पुलिस मेरे को ना पैकेट में बांध के, है ना, बीड़ी की तरह ना बांध के ले जाएगी बेटा। उसके बाद मुझे बॉडी के हिस्सों से वहां वहां से दर्द होगा जो सोच भी नहीं पाया होगा मैंने कि कहां कहां यहां भी दर्द हो सकता है। ठीक है, देख रहा है यही आएगा क्या? ये देख रहा है कि यही आएगा अनसीन क्या? भाई मानना पड़ेगा यार। बेटा अगर जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना वही आ गए ना, तो मैं तो पुलिस में जाऊंगा, मतलब जेल में जाऊंगा। फिर आप लोग है ना जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सारे 3-3 दिन के लिए है ना घूमने आएंगे जेल में कि गुरुजी बता दो नोट्स में। तो जेल में रह के भी मैं और वो कमा लूंगा, है ना? चलो। है ना, जेल में भी पढ़ने आओगे मुझसे कि गुरुजी ने जो पढ़ाया था वही आता है, चलो जेल चलते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या है देखिए भाई, लिखा क्या है, सवाल क्या था कि लेखक के अनुसार कैसे जो पुराने जमाने के बंदर हैं वो हम इंसानों से रिलेटेड हैं। आइए समझते हैं इसको, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के लेखक के अनुसार जो वर्तमान के जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब वो करीबी तौर से संबंधित हैं ग्रेट एप्स। यानी ग्रेट एप्स किसको कहा गया है ना, हमारे एंसेस्टर जिनको माना गया, मुख्य तौर से अफ्रीकन एप्स, इसमें आते हैं चिंपैंजीज और गोरिल्लास। यानी मुख्य तौर से अफ्रीका के बंदर जिनमें चिंपांजी और गोरिल्ला आते हैं। दिस रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर देन द वन बिटवीन मॉडर्न ह्यूमंस, कि ये रिश्ता मजबूत है उनके मुकाबले जो मॉडर्न ह्यूमन से जोड़े आते हैं द ग्रेट एप जो एशिया के हैं उनसे मुकाबले में, जो है ओरंगुटैन। मतलब ओरंगुटैन से संबंध नहीं है, किससे है, जो अफ्रीका के एप्स हैं जिनको चिंपैंजी गोरिल्लास कहा जाता है। द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री indicates that modern humans and African apes share a close
कॉमन एंसेस्टर। कि अफ्रीकन हिस्ट्री ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि वर्तमान के इंसानों का अफ्रीका के एव से ना ज्यादा करीबी मतलब कि नाता है उनके पूर्वज के तौर पर। ठीक है बच्चों, आपको पता है एक क्लास है जिसमें देख रहा हूं मैं रक्षा, अमित, अंजू, नवीन, सिमरन, अंजू अगेन, रक्षा। इस क्लास में आज एक भी बिना काम का कमेंट नहीं आया, बच्चे केवल आंसर दे रहे हैं। आगे हमारे बच्चे क्लियर हो गया। श्रेया चौहान थैंक यू खुशबू बहन को बताने के लिए कि क्लास के साइड में यानी चैटिंग के बगल में पीडीएफ होते हैं। आगे बढ़ जाएं तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था आपको पहले दिन कि आपको आंसर लिखना कैसे, एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? चलिए नेक्स्ट। अरे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, मॉडर्न ह्यूमंस है। कौन है ये? सुधा बेटा, या मॉडर्न हिस्ट्री नहीं लिखा, मॉडर्न ह्यूमंस है बेटा। बड़ा एक काम करो, अपनी आंखें है ना, इनको थोड़ी देर है ना फिनाइल से धो लो बेटा, है ना, निकाल के ग्लास में फिनाइल से धो लो, फिर लगा लो बेटा, फिर दिखाई देगा बहन। ये मॉडर्न ह्यूमंस को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़ रही है ना? आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी बेटा। ठीक है चलो, मॉडर्न हिस्ट्री कहां से आ गया मॉडर्न हिस्ट्री? आप लोग सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना? चलिए बेटा नेक्स्ट। व्हाट लेट पता है जब मैं इस बैच में आया मैं सोच रहा था कि आज मजा आ जाएगा, यूपीएससी के बच्चे हैं, यूपीएससी के बच्चे। अरे नहीं समझ में आया वो तो मानता हूं, वो जेन्युइन चीज है, दिखाई नहीं दे रहा। ह्यूमंस को हिस्ट्री पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट बार। तो अब लेटर का मतलब है बाद में, क्रम में जो बाद में होता है। व्हाट लेटर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 20th सेंचुरी इन इन्वेस्टिगेटिंग रिलेशनशिप ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस। कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में, है ना, क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या बदलाव हुए इस क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, इंसानों और एप्स के रिलेशन को लेकर क्या डेवलपमेंट हुए। पता है आज परेशानी क्यों हो रही है अनसीन पैसेज करने में? क्योंकि साइंस पे बेस है। ठीक है जरा आंसर देने की कोशिश करो, एक लाइन दे दो, सब सारे बच्चे एक एक लाइन लिखो जरा। मैंने बताया था ना 20वीं शताब्दी में कुछ बदलाव हुए। अच्छा आपसे निवेदन है, जैसे मधु मौर्य या बाकी बच्चे, एक बात मानोगे मेरी, कोई बच्चा कुछ भी मैसेज करे आपको रिप्लाई मत करो बेटा। ठीक है, डोंट रिप्लाई। अंकित का आंसर है बायोलॉजिकल। बाकी बच्चे बताइए। हेमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन, और कोई बताएगा? द ऑथर सेज दैट मॉडर्न ह्यूमन रिलेटेड। सचिन थैंक यू। टेक्नोलॉजी मधु थैंक यू। डेवलपमेंट इन बायोकेमिस्ट्री ओके। निखिल कह रहे हैं माइंड में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो लाने की। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ओके। प्रोटीन स्ट्रेन से अमीनो एसिड, वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। स्ट्रिंग प्रोटीन, चलिए तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। देखो देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं ये टफ आ गया। देखो 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनका दिमाग खराब हो गया होगा, यदि उन्होंने साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे, या फिर साइंस के स्टूडेंट होंगे लेकिन जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा उनको परेशानी नहीं होगी। आर्ट्स के बच्चों को भी परेशानी नहीं हुई होगी यदि उन्होंने अखबार पढ़ा होगा। बेटा पढ़ना जरूरी है। तो देखो कि इन 20th सेंचुरी की 20वीं शताब्दी में डेवलपमेंट इन बायोकेमिस्ट्री, देखो कई बच्चों ने बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल सही लिखा था,
बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी अलाउ रिसर्चर्स टू इन्वेस्टिगेट, ये मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के डेवलपमेंट और इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के डेवलपमेंट ने रिसर्चर्स को सहायता की कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके रिश्ता किसका, इंसानों का एप से एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, किसके आणविक स्तर पर। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल मोरोफोलॉजिकल स्टडीज टू मॉलिक्यूलर एनालिसिस, कि जो फोकस था पहले वो क्या था, मोर्फोलॉजिकल स्टडीज, वो किस में शिफ्ट हो गया, मॉलिक्यूलर एनालिसिस में, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ प्रोटीन, जिसमें शामिल था स्टडी ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर एंड टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और जो तय कर सके विकास के रिश्ते को। क्लियर हो गया? अब लिखना तो इंग्लिश में है, आगे बढ़े। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया उनकी बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा लिखा है। अब इसी की को ज्वाइन कर देना भाई, अनसीन तो आपके साथ ही होगा। आगे बढ़े बेटा। सोनाक्षी बेटा, मैंने कल भी बताया था, यदि आपको यकीन है कि आपका आंसर सटीक है तो 50 वर्ड्स काफी हैं, अदरवाइज 60-70 वर्ड्स से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना, 50 वर्ड्स एवरेज रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द अटेम्प्ट्स मेड टू यूज प्रोटीन टू डिटरमाइन प्राइमेट रिलेशन, कि क्या क्या कोशिशें की गई प्रोटीन्स को यूज करके ताकि प्राइमेट रिलेशनशिप को जोड़ा जा सके। आंसर दीजिए प्लीज। थैंक यू अंकित। अब देखो कोमल लिख रही है यस सत्यम भाई, ये देखो बातें कर रहे हैं, सेटिंग नहीं। मैंने आज तक किसी को मैंने उन बच्चों को सिलेक्शन होते नहीं देखा जो चटियाते रहते हैं। यहां तो क्लास है, यहां तो चैटिंग मत करो बेटा, पढ़ लो। अब बेटा एक एवरेज होती है, लिखने की आदत डालो, एवरेज होती है, जैसे कि हर एक तो बताओ होता है, मैं एक सेंटेंस में लगभग 8 से 9 शब्द लिख पाता हूं, तो उसका अंदाज लग जाता है। चलो बेटा आंसर दो, शाबाश। ब्लड सीरम रिसर्च, ओके, मॉलिक्यूल की चेंज करके, ओके, डीएनए एंड आरएनए बेस्ट कॉम्बिनेशन, ओके, और कोई आंसर आ रहा है? सत्यम मिश्रा, नो चैटिंग। सचिन, रक्षा, ऋषिका, अमित, शिप्रा, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ब्लड सीरम, ओके, अविष्का, ओके गाइस, चलिए चलिए, तो आंसर क्या है? अटेम्प्ट्स टू यूज प्रोटीन्स, की कोशिशें की गई प्रोटीन्स का यूज करने ताकि तय किया जा सके प्राइमेट रिलेशनशिप, इंक्लूडेड ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन हेमोग्लोबिन, जिसमें शामिल था कि प्रोटीन के हेमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया जाए इनटू पेप्टाइड, किसमें, पेप्टाइड कंपोनेंट्स में, और उसको एनालाइज किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। लाइनस पॉलिंग कॉइन्ड द टर्म, उन्होंने एक टर्म इजाद किया था, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, है ना, जिसको बोलते हैं आणविक मानव विज्ञान। फॉर दिस रिसर्च एरिया एमिल जकर कैंडल एंड मॉरिस गुडमैन कंडक्टेड पायनियरिंग स्टडीज, इसमें एक प्रमुख जो स्टडी है वो कंडक्ट की विद गुडमैन यूजिंग इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, गुडमैन भी थे, तो यूज की क्या, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक टू कंपेयर एलिमेंट प्रोटीन्स, जिसमें तुलना की जा सके एलिमेंट प्रोटीन्स की इंसानों से, जानवरों से, बंदरों से, है ना, कंक्लूडिंग दैट ह्यूमन एंड चिंपांजीज एलिमिनीज वर स्ट्रक्चरली इंडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जिसमें निष्कर्ष निकलता है इंसान चिंपैंजी जो है स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं, बिल्कुल अलग नहीं। वेरी गुड मुस्कान, अंजू एंड शिप्रा, मैं समझ पा रहा हूं। देखो बेटा मैं आपको एक ही बात कहूं, अच्छा अगला सवाल मैं दूं उससे पहले एक सवाल करूंगा। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि उसे हिंदी नहीं आती, उससे हिंदी सीखने के लिए आप क्या सलाह देंगे, जरा बताएं। मैं अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूं इस अनसीन पैसेज का, मुझे बताएं आपको यदि कोई कहे कि मातृभाषा सीखनी है,
जैसे आप में से कोई बंगाली है, या आप में से कोई हरियाणवी है, या बिहार का भोजपुरी बच्चा है, आप क्या सलाह देंगे कि क्या तरीके से हिंदी सीखी जाए? हाँ, जरा बताइए। वेरी गुड। मुस्कान कह रही है आज मैंने तो देखो बेटा, यदि आप कोई आएगा और उससे कहोगे कि भाई, उस वो अगर पूछेगा कि हिंदी कैसे सीखें, तो आप क्या कहोगे? भैया पहला है वोकैब यानी शब्दकोश, शब्दकोश पढ़ाओ। दूसरा क्या है? टेंसेस, इसको इंप्रूव करो। बाकी चीजें 100% जरूरी हैं। वोकैब और टेंस ये बेसिक चीज, ठीक है। वोकैब और टेंस कहां से मिलेंगे? अगला सवाल। तो मैंने क्या बताया? न्यूज़पेपर। अखबार भी कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। पढ़ो। पढ़ते समय जो वर्ड आपको शब्द नहीं आता वो शब्द लिखो, उसके बाद उसका अनुवाद लिखो हिंदी में, उसके बाद उसके कम से कम 2 सिनोनिम यानी पर्यायवाची और 2 एंटोनिम यानी कि विलोम लिखो। उसके बाद उस शब्द का वाक्य प्रयोग लिखो, उस शब्द का वाक्य प्रयोग लिखो। ये एक तरीका है किसी भी भाषा को इंप्रूव करने का, बेहतर करने का। Am I clear? सिंपल लॉजिक। बेसिक तो करना पड़ेगा आपको बेटा, अनुवाद तो सीखना पड़ेगा आपको। खुशबू बेटा कह रही है पीडीएफ नहीं मिला। बेटा खुशबू बहन का जरा आप लोग जवाब दें। मैं खुशबू बहन को जवाब देने में असमर्थ हूं, तो आप लोग जवाब दे दें। तब तक अगला और आखिरी सवाल इस अनसिन का। इन व्हाट वे डज द लेटेस्ट रिसर्च प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन? कि किस तरीके से लेटेस्ट रिसर्च जो प्रूव करती है बंदरों और रिलेशन और इंसानों का रिश्ता? आंसर दीजिए, शाबाश। हाँ जरा बेटा आंसर दीजिए प्लीज। अच्छा, कुछ बच्चे अब अपना नाम बुलवाने के लिए लिख रहे हैं पीडीएफ नहीं मिला। मासूम बच्चे। अपना आंसर दीजिए, एक एक सेंटेंस में दे दीजिए आंसर, शाबाश। सुधा ने आंसर दे दिया है, आर एस फैक्टर। दुगीमन मुंडा, ओके। हेमंत, अवंशिका, नीलेश, ओके। सौरभ, खुशबू कहाँ हो ये नहीं लिखना था सौरभ। वेरी सैंपल, ओके। बाय सेम प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ओके शिप्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो आंसर देते हैं, इसका आंसर देता हूं मैं। इसके बाद मैं आशा करूंगा कि अगला जो अनसीन है वो आपके लिए आसान हो। वो हम करेंगे 2021 का। हाँ बेटा ये थोड़ा टफ था, मैं समझ सकता हूँ। द लेटेस्ट रिसर्च इन्वॉल्विंग द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, के लेटेस्ट रिसर्च जिसमें शामिल है विश्लेषण किसका? प्रोटीन स्ट्रक्चर का। शोज दैट मॉडर्न ह्यूमंस एंड अफ्रीकन एप्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। दर्शाता है कि जो वर्तमान इंसान है और अफ्रीका के एप्स हैं वो आपस में, है ना, करीबी संबंधी हैं। द स्टडीज ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस, जो प्रोटीन सीक्वेंस का जो अध्ययन है, माइनर वेरिएशन में छोटी छोटी अंतर है, उसने प्रोवाइड किया है वो सबूत जो क्लोज है विकासवात्मक रिलेशन, यानी कि क्लोजली रिलेशनशिप को जो कंफर्म करता है इंसानों का अफ्रीकन एप्स के साथ, है ना, कि ये हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं। आगे बढ़े बेटा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हम नया अनसीन पैसेज करें। देखो हमने 2023 का अनसीन पैसेज कर लिया,
2022 का कर लिया, अब हम 2021 का करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूँ? 2021 का अनसीन पैसेज करें। देखो बेटा, अनसीन करने का सब, देखो सबसे अच्छा है कुछ भी करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा ये 2021 का अनसीन पैसेज है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग उसका अनसीन देखेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का अर्थ क्या है जरा बताइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? कि कहानी के अनुसार या गद्य के अनुसार कौन कौन, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, तुम लोग बताओ। अब मैं क्यों बता रहा हूं, तुम लोग बताओ। आप चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में बता सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है? हाँ मैं करूंगा, रेणु कुमारी जी मैं करूंगा, आप लोग बताओ जरा। हाँ बेटा जरा बताइए, पहले क्वेश्चन का अर्थ क्या है। मैं टाइमर शुरू कर देता हूं, आपके पास मैक्सिमम 50 सेकंड है मुझे इसका अर्थ बताने में। चलिए बताइए। अच्छा, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? ओके। कमीने, ये क्या लिख रहा है? करीना बेटा ये लड़ाई मत करो। तू ना कमीना है एक नंबर का। ये क्या लिख रही हो करीना, क्या हो गया बेटा? ये सब लड़ाई ना करें प्लीज। ये चल क्या रहा है? ये यूपीएससी क्लास है बेटा, क्या कर रहे हो भाई? ये चल क्या रहा है? करीना बेटा क्या हुआ? मुझे बताओ जरा क्या हुआ है भाई। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज की कहानी के अनुसार या पैसेज यानी गद्य के अनुसार वो कौन से तथ्य हैं जो जिम्मेदार हैं धरती पर एवोल्यूशन के, यानी कि मानव विकास या फिर जीव जंतुओं के विकास के लिए कौन कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं? ठीक है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण धरती पर जीवन आया, जीवन का विकास हुआ। पहले क्वेश्चन का अर्थ क्लियर है? क्या पहले क्वेश्चन का अर्थ क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ बेटा, मुझे मगर बताऊं कमाल की बात, 99% बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन का अर्थ सही दिया। आगे बढ़ जाएं, क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन। चलिए अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाई डज द ऑथर मीन बाय एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन, व्हाट आर द इंपैक्ट? इसका अर्थ क्या बताना। हाँ, अभी मैंने देखा था कुछ विद्वान जन हिंदी में अनुवाद कर रहे थे इसका, करो जरा बताओ। हाँ बच्चे बताइए जरा। रेंसी कह रही है 12th क्लास में चैप्टर है, वेरी गुड बेटा। ये तो बेटा मोहित आपने पुराने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि गद्यांश के अनुसार पृथ्वी के जीवन के विकास में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही, इसका मतलब बताइए। हाँ जरा बताइए, शाबाश। नहीं बेटा, ब्रेक डाउन का मतलब टूटना नहीं है बेटा। ये थोड़ी कि एनवायरमेंट, माहौल, कोई वो थोड़ी लकड़ी थोड़ी तोड़ रहे हैं। तो मैं समझाता हूं कि लेखक के अनुसार एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन होता क्या है कि पर्यावरण में जो विघटन है, अब ये मत कहना हिंदी नहीं आती,
पर्यावरण में जो हार्श हो रहा है या पर्यावरण को कैसे अलग अलग डिवाइड किया जाए, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये क्वेश्चन का अर्थ क्लियर हो गया? हाँ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ जाऊं, मैंने हिंदी बता दी है। चलिए तो अब तीसरे क्वेश्चन का अर्थ बताइए। की पॉइंट्स याद आ गए ना? पहले में की पॉइंट क्या है? पहले में की पॉइंट है जो तथ्य। अब आप लोग तुरंत नोट कर लेना जैसे आंसर आए, नोट करो, की पॉइंट नोट करो। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन, ये तीनों पॉइंट नोट करो। पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट नोट करो, जल्दी से नोट करो पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट। नोट करते ही एंटी लिख देना, नोट करते ही एंटी लिख दो। अरे कैसे याद नहीं होंगे, मैं करवाऊंगा याद। नोट करो पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट, की पॉइंट नोट कर लिए तो एंटी लिखो। एंटी जल्दी लिखो, एंटी जिन्होंने पॉइंट नोट कर लिए, वेरी गुड। पढ़ने वालों ने नोट करने शुरू कर दिए हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट क्या है कि ये है मीन एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन और इसका प्रभाव। तीन पॉइंट यहां भी है, नोट करो। मीन यानी अर्थ, एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है, और तीसरा पॉइंट ये तीन शब्द नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन के की पॉइंट नोट हो गए क्या? सेकंड क्वेश्चन के की पॉइंट नोट हो गए तो लिख दो 3 सॉरी सेकंड को, हाँ 3 सॉरी 2 मतलब सेकंड क्वेश्चन का की पॉइंट क्लियर। अब जब मैं पढ़ाऊंगा अनसीन तो तुरंत नोट किया होगा, पहला क्वेश्चन नोट किया होगा, दूसरा क्वेश्चन का की पॉइंट नोट किया होगा, है ना? तुरंत आप आंसर लिख देना, ठीक है? वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन के भी नोट हो गए की पॉइंट्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट सजेशन डज ऑथर ऑफर टू बैलेंस एनवायरमेंट? आप लोग बताओ उसका अर्थ, बड़ा आसान अर्थ है इसका, तो चल इसका अर्थ बताइए, शाबाश। चलो बेटा इसका अर्थ बताओ। हाँ सौरभ बेटा बहुत ठीक हूं, मैं जरा बच्चों को देख रहा हूं बेटा। चलो तीसरे पॉइंट का अर्थ बताओ और इसके कीवर्ड्स कौन कौन से बताइए। हाँ बेटा तीसरे क्वेश्चन का अर्थ बताइए और की पॉइंट्स कौन कौन से ये बताइए। अश्मिता आप आंसर देने लग गई हैं इनका, बेटा बेटा कहानी के अनुसार। हाँ बेटा की पॉइंट से जल्दी आंसर मिल जाता है इसलिए बोल रहा हूं। तीसरा अगर की पॉइंट लिख लिया है और अर्थ अर्थ बताइए जरा। सौरभ कह रहे हैं मैं ठीक हूं। हाँ बेटा ठीक हूं बेटा, मैं सुबह सुबह मैंने 8 कचौड़ियाँ खाई थी और दोपहर को मैंने 6 छोले भटूरे खाए थे। अब बताओ सौरभ मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं इतना खाने के बाद, है भाई? है? अब क्लास खत्म होते ही है ना, एक बड़ा सा 1 फुट का एक गिलास लस्सी पीऊंगा बेटा तो मैं ठीक ही होऊंगा। चलिए तीसरा लिख लिया, चलिए शाबाश। तो इसका अर्थ है कि क्या सलाह लेखक ने दी है या फिर ऑफर की है, क्या पेशकश की है बैलेंस, इन्वायरमेंट बैलेंस करने के लिए, विकास करने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए, एंड इनइक्विटी इन कंजम्पशन, और इसका जो उपभोग इंसान कर रहा है ना, पानी का, जंगल का, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तीनों पॉइंट नोट, तीनों पॉइंट नोट हो गए बेटा। आगे बढ़ूं? अरे कवि के अनुसार नहीं भाई, ये कविता नहीं चल रही है। ये एक वचन लिखा है पर्यावरण को बराबर रखना है। अच्छा वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो 3 की पॉइंट है, एक नहीं 4 है। एक तो ऑफर कि क्या क्या पेशकश की है, कि क्या क्या हो सकता है। दूसरा एनवायरमेंट को बैलेंस रखना है, एनवायरमेंट को बेहतर करना है, और इसके जो उपभोग है इंसानों द्वारा इसको कैसे बैलेंस किया जाए। चारों की पॉइंट क्लियर हो गए, तीसरे क्वेश्चन के क्लियर हो गए तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। लिख दिया?
चौथे का अर्थ बताइए, चौथे क्वेश्चन का अर्थ बताइए। हाँ लिख रहा है कवि के अनुसार। नहीं बेटा, कवि नहीं है, लेखक होता है, तो कवि होता है पोएट। हाउ इज लाइफ ऑन अर्थ बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एज पर पैसेज। इसका अर्थ बताइए प्लीज। ये तो आसान है, काफी आसान है बेटा। कल नहीं बेटा, अभी देखो आपका कल से शुरू हो जाएगा प्रेसी राइटिंग, ठीक है। तो आज है फ्राइडे, कल सैटरडे है, कल होगा बेटा प्रेसी राइटिंग, फिर मंडे को होगा प्रेसी राइटिंग, सैटरडे को प्रेसी राइटिंग, मंडे को प्रेसी राइटिंग, उसके बाद ट्यूसडे से केवल ग्रामर होगी। ट्यूसडे से जब तक क्लास चलेगी केवल ग्रामर होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने? कल हमने अनसीन पैसेज किया, आज भी हमने अनसीन पैसेज किया, कल हम प्रेसी राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन करेंगे, परसों मंडे को भी संक्षिप्त लेखन करेंगे। उसके बाद जब तक क्लास चलेंगे ग्रामर होगी, बिल्कुल बेसिक से, विद थ्योरी विद एग्जाम्पल, ठीक है, चिंता नहीं। क्या बात है, बच्चों के मीनिंग आने शुरू हो चुके हैं। नवीन, राजशिका, मुस्कान, रक्षा, शिप्रा और विनोद यादव, निर्मला, सूफिया खातून, राहुल राज, खुशबू, सोनू, नजमा, खुशी, अभिषेक, दीपेश, श्रीमंता, दिशा, अभय, शिफाली, मोहित गुप्ता, जगजीवन। वेरी गुड। सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, उसकी माफी चाहूंगा। तो लेखक के अनुसार हाउ इज लाइफ अफेक्टेड ऑन अर्थ, कि क्लाइमेट चेंज, जो जो जलवायु में बरसात आया है, कहानी के अनुसार उससे धरती पर जो जिंदगी है, यानी इंसान नहीं सारे जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ा है। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन करें, शाबाश। अगला सवाल, आखिरी सवाल है, इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। आखिरी सवाल है, हाउ इज एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन रिलेटेड टू प्रोबेबल फूड स्टोरेज शॉर्टेज, कि कैसे एनवायरमेंटल ब्रेक, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोग बताओ मीनिंग। चलो बताइए, शाबाश। इस आखिरी क्वेश्चन का बताइए। अनु गौतम बेटा, मैं आपकी क्लास के कमेंट पक्का पढ़ता हूं, ठीक है, आप चिंता ना करें बहन या भैया, है ना। अनु लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं ना। शिप्रा, यू हैव टू बेटा, यू हैव टू, इट्स यूपीएससी राइट ना। देयर इज अ क्लास ऑन सैटरडे टू, सैटरडे को क्लास होगी बेटे मेरे ख्याल से। मैं भी, चलो बेटा, तो इसका अर्थ क्या है कि हाउ इज एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन, कि कैसे प्रकृति के नुकसान होने से, ब्रेकडाउन होने से, है ना, जो संभावित खून है उसकी कमी हो गई, संभावित खाने की कमी हो गई, है ना। हाँ बेटा, कल क्लास है, कल क्लास है, ठीक है बेटा। तो कल निश्चित तौर से क्लास है, 12:30, सॉरी 2 से 4 कल होगी। हाँ, कि खाने की कमी, है ना, जो पर्यावरण में जो ब्रेकडाउन हुआ, जो कमियां आई, उससे क्या खाने में संभावित कमियां हो सकती हैं। केजीएस विजल लिख रही हैं कि प्रवेश वेट आई एम रिया, बहुत जरूरी सूचना है। प्रवेश बेटा नोट डाउन कर लो, ये यूपीएससी के एग्जाम में पिछले 20 सालों से आ रहा है, एनआईटी में भी, आईआईटी में आ चुका है, नासा में भी आ चुका है। प्रवेश बेटा नोट कर लो। रिया बहन लिख रही हैं कुछ, है ना, बहुत जरूरी सूचना दी है ये सूचना मैं सोच ही रहा था। प्रवेश बेटा, आज तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो गया बेटा। प्रवेश मैं दावे से कर रहा हूं, अब तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है बेटा। मैं बता रहा हूं बेटा, जिंदगी में कुछ बनना है, मोह माया से दूर दूर रहो। क्या बोल रहा हूं मैं? मोह माया से दूर रहो बेटा, करियर पे ध्यान दो। और बहनों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे लड़कों को पढ़ने दो, बेचारों पे बहुत बोझ है, बहुत परेशानियां हैं, है ना। मेरे लड़कों को पढ़ने दो। आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है बेटा कि मेरे
छोटे भाइयों को पढ़ने दो, उन्हें करियर बनाने दो, कुछ अच्छा करने दो बेटा, दूर रहो इनसे। और भाइयों, जब भी आपको कोई महिला अपना परिचय दे तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही कोई मैसेज आए आप सीधा समझ जाना कि ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। ये प्रकृति है ना, कुछ बड़ा देने से पहले आपको घोर समस्या पक्का देती है, क्योंकि कुछ बड़ा करने से पहले आपका वो टेस्ट होता है, टेस्ट परीक्षा होती है, ये उस लायक है भी कि नहीं, ये उस लायक है भी कि नहीं है। जहां भटके फिर तो वही रह जाएगा, हेलो तातल्ले हो, ताना तालिया था, यही रहेगा फिर। और फिर नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं बन पाए तो झूठ बोलोगे कि हम तो 30 मार्क कहाँ थे, हम तो फन्ने कहाँ थे, मौका नहीं मिला, हम तो ये थे, हम तो वो थे, मौका नहीं मिला। आपने देखा होगा ना, आपकी गली मोहल्ले में कुछ होंगे 45-50 के चिरकुट, तो कहते होंगे हम तो 30 मार्क कहाँ थे, मौका नहीं मिला। वो बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि ऐसा नहीं बनना। आप लोग हंसते हो ना उन पर, आप क्या कहते हो, अरे अंकल क्या कह रहे हो, मौका मिलता नहीं है, लाना पड़ता है। दूर रहो इन सब से। मैं लड़कों को पढ़ने दो, और लड़कों तुम भी लड़कियों को पढ़ने दो, इन्हें कुछ बनने दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि याद रखना, जब भी कोई महिला एक मुंह का ऊंचा मकाम हासिल करती है, जब लड़कियों क्या कह रहा हूं सुनना, जब भी कोई महिला ऊंचा मकाम हासिल करती है ना, तो आसपास की वो लड़कियां जिनको उनके माँ बाप डर की वजह से या किसी भी वजह से घर से बाहर नहीं भेज रहे पढ़ने के लिए, वो लड़की की आवाज बुलंद हो जाती है आपके सिलेक्शन से। वो खुल के कहती है, हर एक लड़की का सिलेक्शन हजारों माँ बाप की सोच बदल देता है। इसलिए बोल रहा हूं, लड़कों आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज। क्या हम आगे बढ़े बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। ये शेर मुझे एक बच्चे ने सुनाया था। ये शेर एक बच्चे ने सुनाया था, बच्चे नहीं कहूंगा, नहीं बच्ची ने सुनाया था। आज की तारीख में वो एसडीएम है बेटा, एक क्षेत्र में, मैं नाम तो नहीं लूंगा उसका। उसने ये शेर मुझे आज से 6-7 साल पहले सुनाया था, और आज की तारीख में वो एसडीएम है, तो मैं कह सकता हूं उसका शेर पढ़ना। और ये शेर आजकल वायरल भी देखा है मैंने शॉर्ट्स में, कि तोड़ेंगे इश्क का गरूर हम इस कदर सुधर जाएंगे। तोड़ेंगे तोड़ेंगे इश्क का गरूर हम इस तरह सुधर जाएंगे। खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हम सामने से गुजर जाएंगे। तो बेटा, वो लड़की आज की तारीख में एसडीएम है, उसे एक ही चीज की परवाह थी, करियर, करियर और करियर। इज इट क्लियर? तो केवल पढ़िए, अपना करियर बनाइए, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन का तो पता लग गया। इसमें कीवर्ड क्या क्या है? एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन पहला कीवर्ड है, रिलेटेड दूसरा कीवर्ड है, संभावित संभावना है किसकी, खाने की कमी की तीसरा कीवर्ड। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ लें, अब अनसीन पढ़ लें बेटा। चलिए नेक्स्ट, तो आइए अनसीन पढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। ये देखो कितने खुशहाल रिएक्शन अब आ रहे हैं, पढ़ते समय उतने आया करें बेटा। पढ़ते समय भी ऐसे किया करो। चलिए, तो अब ये इसका अनसीन पढ़िए पूरा, ठीक है? ये 2021 का है, इसको पढ़िए और एक काम कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए, कीवर्ड लिखवा दिए। अब जो भी इसमें पढ़ो और मैं हिंदी बताऊं, उसके बाद इसका एक प्रेसी राइटिंग, एक सारांश, एक लाइन का लिखिएगा सारे बच्चे। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, हिंदी में अर्थ बताऊंगा, उसके बाद एक एक लाइन इसका क्या निष्कर्ष है बताइएगा, ठीक है बेटा? तो आइए इसको पढ़ते हैं। अभी अभी जो क्वेश्चन किए हैं ना, पढ़े हैं, उन्हीं का ही क्वेश्चन है।
लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ हैज बीन पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि धरती पर जो जिंदगी है वो संभावना, उसकी संभावना हुई है लाखों सालों से, मुख्य तौर से, लार्जली मतलब मुख्य तौर से क्योंकि सर्टेन बेसिक सर्विसेज एसोसिएटेड विद द बायोस्फीयर, कि कुछ बेसिक सर्विस है, जो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं वो बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, जीव मंडल मतलब जहां पर जीव जंतु हो सकते हैं, रह सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर, इनमें से इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट यानी जलवायु, रेडिएशन रेगुलेशन यानी कि रेडिएशन की नियमन, रेडिएशन एक सही मात्रा में रहे, माइक्रोबायल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सूक्ष्म जीवी रूपांतरण, ये सूक्ष्म जीवी हैं माइक्रोबायल, उनका रूपांतरण है ना, मॉडिफाई करते हैं रूप, है ना, मॉडिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड डीकंपोजिशन यानी उपघटन यानी कि चीजें डीकंपोज होती हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, भाई पूरी धरती पे एक ही प्रकार के प्राणी नहीं है, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज और जो मौके मिलते हैं उनको लगातार आगे बढ़ने के यानी विकास के, बायोलॉजिकल उत्पादकता के द्वारा। ठीक है, इस चीज को जरा एक लाइन में इसका निष्कर्ष बताइए क्या हो सकता है, आप लिखेंगे मैं नहीं। हरोलाल कह रहे हैं पीटीए रिया को भोली भाली है ना, बेटा ऐसा नहीं है बेटा, मैं पीटता पीटता नहीं हूं बेटा ना, मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। चलो बेटा का जरा निष्कर्ष निकालिए क्या होगा, मैं साइड में हट रहा हूं, आपके पास 60 सेकंड है, इसका निष्कर्ष, इस गद्य का, इस पैराग्राफ का निष्कर्ष लिखिए जरा। अरे मनी, अभी इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन थोड़ी हुआ है, जरा 60 सेकंड में लिखिए जरा, शाबाश। बेटा राहुल गौतम मैं क्यों लिखूं बेटा, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम आपको देना है ना बेटा। वेरी गुड, मुझे कई बच्चे अ, चलिए मैं बताता हूं आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। लिखो जरा, लिखो मेरे साथ, लिखो जरा मेरे साथ, मैं बताता हूं, लिखो, मैं जो लिख रहा हूं, लिखना शुरू कर दिया तो लिख दीजिए डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब राइटिंग, मैं बोल रहा हूं लिखिए, लिखिए जरा, मैं बोल रहा हूं लिखिए। जरा लिखिए जरा, अरे आवाज आ रही है, अरे मैंने गलती से माइक बंद कर दिया था, अरे गलती हो गई भैया, मैं माफी चाहूंगा, गलती हो गई, मैंने माइक बंद कर दिया था गलती से, खांस रहा था इसलिए। ओके बस बस बस, गलती हो गई भैया, माइक ऑफ कर दिया था खांसते समय, क्योंकि मैं अपनी खांसी की मधुर आवाज नहीं सुनाना चाहता था। अब आवाज आ रही होगी ना, हाँ हाँ आ रही है, आ रही है आवाज आ रही है तो एलसी लिख दो, आवाज आ रही है तो एलसी लिख दो अरे आवाज साउंड प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बंद किया था।
आवाज आ रही तो एलसी लिख दो भैया, ये खांसना भी गुनाह हो गया भाई। तो लिखिए, चलिए, तो लिखिए, देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। बट द फर्स्ट फैक्ट इज, बट द फर्स्ट फैक्ट इज, लिखिए, बट द फर्स्ट फैक्ट इज, लिखिए, बट द फर्स्ट फैक्ट इज, आगे बढ़ो, जब भी आगे बढ़ना हो लिख दिया करो ए, मैं ए जी लिख दिया करो, ए जी मतलब आगे बढ़ो, है ना, ए जी लिख दिया करो, लिख लिया, बट द फैक्ट इज लिख लिया, बट द फैक्ट इज लिख लिया, लिख लिया तो ए जी लिख दो। अच्छा, थोड़ा स्लो बोलना है, बट द फैक्ट इज, बट द फैक्ट इज, लाइफ ऑफ अर्थ इज फाउंड, लाइफ ऑन अर्थ, लिखिए, लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड, लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड, लिखिए, लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड, ओके ए जी आ गया, इन बायोस्फीयर, लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड इन बायोस्फीयर, यहां तक लिख लिया, लिख लिया, चलिए, there are two different, there are two different category, there are two different category, there are two different category, but there are two different category, one is climate, one is climate, second is radiation regulation, second is radiation regulation, आगे आगे बढ़ रहा हूं, माइक्रोबायल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल, यहां से लेकर यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके आगे है, ये तो फैक्ट है, ये आएगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या समझा, ठीक है। अब देखो बच्चा लिख रहा है कि जेल सर, देखो बेटा, किसी की स्पीड तेज है लिखने की, किसी की स्पीड कमजोर है, किसी को स्पेलिंग मिस्टेक, किसी को स्पेलिंग की गलतियां लग रही हैं, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी, तो आप उसको रिकॉर्ड को लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब मैं सेकंड ब्लैंक पे आ रहा हूं, सेकंड ब्लैंक देखिए, सेकंड सॉरी ब्लैंक नहीं, ये अब मैं इसको समझा रहा हूं। वी नाउ फाइंड आवरसेल्फ इन अ स्टेट, कि हम अपने आप को अब पाते हैं उस स्थिति में, वेयर दीज एसेंशियल सर्विसेज, जो जरूरी सेवाएं हैं, आर इन जेपर्डी, कि जो भी धरती पर प्रकृति हमारे लिए करती है, जो भी धरती पर प्रकृति हमारे लिए करती है ना, वो खतरे में है, क्या, लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूरेड डैमेज, इसमें मुख्य तौर से क्या है, इंसान द्वारा जो नुकसान यानी डैमेज हो रहा है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, जैसे कि जमीन, पानी, वनस्पति, फौना यानी जीव जंतु, एंड द एटमॉस्फेयर और वायुमंडल। जो लक्षण है, सिम्टम मतलब लक्षण है, ऑफ एन इम्पेंडिंग एंड जनरल ब्रेकडाउन, जो आसन है मतलब कि होने ही हैं, जो हो चुके हैं और जो होने वाले विक्टिम, हर उस चीज के जो लाइफ को सपोर्ट करती है, और इकोलॉजी यानी कि सिस्टम, जो आसपास की स्थिति है उसको कंट्रोल करते, उसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है बेटा। निशा पाल रिकॉर्डिंग में होगा ना, ठीक है बेटा। हिंदी वाले सर की तरह, हाँ बेटा देखो, हिंदी वाले देखो बेटा, अंग्रेजी का पैटर्न अलग तरीके से होता है। अब इसका जरा अर्थ समझ में आ गया। अब लिखिए, इसकी इसकी एक लाइन में बताइए क्या होगा, एक लाइन में इसका वो बताइए समरी, इसका समरी बताइए जरा एक लाइन में, देखें जरा बच्चे क्या लिखते हैं। अपना एक लाइन में इसकी समरी बताइए जरा, हाँ बेटा।
एक लाइन में इसकी समरी बताइए जल्दी से। बेटा रिकॉर्डिंग में होगा बेटा। कविता कह रहे हैं स्पीड थोड़ी कम कीजिए। ठीक है बेटा, मैं और स्पीड स्लो कर लूंगा बेटा। यस बेटा, इसके जरा समरी बताइए इसकी एक सेंटेंस में। शाबाश बेटा, आई एम वेटिंग। ह्यूमन इंड्यूस्ड डैमेज, वेरी गुड बेटा। नमन, वेरी गुड। पायल, कुछ तो लिखा है बेटा बच्चों ने। वेरी गुड। मुस्कान, ह्यूमन इंड्यूस्ड डैमेज, वेरी गुड। डैमेज ऑफ बेसिक लाइफ सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये जो पैराग्राफ है ये क्या कहता है, इसको एक लाइन में लिखिए। लिखिए एक लाइन में। मैं शुरू कर रहा हूं। द लाइफ ऑन अर्थ इज इफेक्टेड, लिखिए, द लाइफ ऑन अर्थ इज इफेक्टेड, द लाइफ ऑन अर्थ इज इफेक्टेड by human induced damage, by human induced damage, comma, breaking down land, water, flora, fauna and atmosphere, breaking down land, water, flora, fauna and atmosphere। एक लाइन। और मैं देख रहा हूं कई बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा कि इंसान द्वारा जमीन, पानी, फ्लोरा, फौना को खराब कर देना। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पैराग्राफ। सम ऑफ दीज आर माउंटिंग, कि इनमें से कुछ समस्याएं, तीस मतलब जो अभी समस्या बताई, बढ़ रही हैं। माउंटिंग मतलब बड़ा होना, माउंटिंग मतलब पहाड़, माउंटिंग मतलब बढ़ रही हैं। हाँ? जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर वैनिशिंग सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि या तो एक तो है या तो नहीं। या एक तो है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, दूसरा जो पानी है, पीने का पानी है, वो गायब होना, उसका सोर्स जो है गायब होना, गायब होते हुए जंगल, भाई धीरे धीरे जंगल कटा है ना, इसको बोलते हैं ना डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों का, पौधों का, जानवरों की बायोडाइवर्सिटी, जो कई प्रजातियां हैं जो पिछले 100 साल में खत्म हो गई। ठीक है। इसके बाद इंटेंसिफाइंग ड्रॉट, जिससे तेजी से बढ़ रही है क्या, इंटेंसिफाइंग से तेजी से बढ़ रहा है क्या, सूखा, बाढ़, और ग्रेजिंग लैंड यानी कि चरगाह की भूमि, यानी कि जहां पर जानवर चरते हैं वो जमीनें कम हो रही हैं। ग्रोइंग डिग्रेडेशन यानी कि क्षरण हो रहा है, मतलब फर्टाइल जो उपजाऊ जमीन थी वो खराब हो रही है। यानी कि यहां पर क्या बता रखा है कि क्या क्या परिणाम हुए, रिजल्ट क्या क्या परिणाम हुए। अब पिछला पैराग्राफ क्या बता रहे थे, क्या क्या इंसानों ने गड़बड़ की है, और ये बता रहा है हो क्या क्या रहा है। रिजल्ट है, रीजन, पिछले पैराग्राफ में रीजन था, इस पैराग्राफ में रिजल्ट है। उसके बाद जो उपजाऊ जमीन है वो खराब हो रही है। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो आपके रेगिस्तान है वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, की यानी कि हवा और पानी की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट, की इकट्ठा हो रहा है जो जहरीला और जो नॉन बायोलॉजिकल है, मतलब कि वो कचरा जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, और वो प्लास्टिक वगैरह जो खत्म नहीं होती, या फिर जो जहर है जो फैलता जा रहा है ना, जो बायोस्फीयर में फैल रहा है ना। एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और विध्वंसक तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी। एंड मशरूमिंग अर्बन स्लम्स, और कुकर मुत्ते की तरह, जो मशरूमिंग मतलब कुकर मुत्ते की तरह है ना, कुकर मुत्ता कहीं भी उग जाता है, ऐसे ही कि शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती जा रही हैं। इट इज द पुअर एंड मैरिजिनलाइज्ड
अर्बन, मतलब कि अर्बन जो है, शहरी क्षेत्र बिल्कुल हाशिए पहुंच गए हैं, रहने की स्थिति सही नहीं है। किन के लिए? गरीब लोगों के लिए। रूरल पीपल हु आर सफरिंग मोस्ट फ्रॉम द सच एनवायरमेंट ब्रेकडाउन। और सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहे हैं? शहरी और ग्रामीण लोग इस एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन से सफर कर रहे हैं। तो जरा बताइए रिजल्ट में क्या क्या आया। हाँ बेटा, हिमांशु बेटा, मैंने बताया कि ट्यूसडे से आपकी ग्रामर शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका और बताइए। कृष्णा कह रही है इंग्लिश से ही पता चल रहा है कि नहीं होगा। कृष्णा, इतना सच मत बोलो अपनी आप से। मैं कृष्णा बेटा, मैं वादा कर रहा हूं, यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे मेरे साथ, आपका होगा, बिल्कुल होगा यार। इतना इतना मत करो अपने लिए, अपने ऊपर इतना अत्याचार मत करो। पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं नहीं बेटा, ऋतु कह रही है आप एक पैसे लिखकर बता दीजिए। लिखकर बेटा, अगर मैं लिखकर बताऊंगा ना तो एक ही पैसे से कम 15-16 दिन में होगा। ओके चलिए, मुस्कान, नो नीड टू से दैट, इट्स ओके। बेटा ये विकास मौर्य, ये आप पिछले 5,000 साल में ये बताइए कौन है जो अनसीन लिखवाता है? विकास मौर्य, अनसीन कौन लिखवाता है भाई? अगर याद रखना बेटा, यदि आपने इंग्लिश, ये कंपल्सरी इंग्लिश है, यदि आप इसमें फेल हो गए ना तो बाकी आंसर शीट चेक भी नहीं होती हैं, ठीक है। इसको हल्के मत लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब सुनो, इसका सिंपल सा एक लाइनर क्या है कि द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूसमेंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, vanishing of drinking and of drinking water, forest, plants, animal biodiversity, drought, flood, loss of grazing lands, and urban and rural population getting worse living conditions। ठीक है बेटा, ये है टोटल सच्चाई। इसके जो मैंने बोला, इसी को आप रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, ठीक है। अब आज का अगला पैराग्राफ इस अनसीन पैसेज का क्या है? द थ्रेट्स, जो खतरे हैं। अब देखो, रीजन था, रिजल्ट था, अब खतरे क्या क्या है? द थ्रेट्स टू क्लाइमेट चेंज, कि जो जो खतरे हैं क्लाइमेट चेंज के, जो खतरा है क्लाइमेट चेंज का। ट्रेडिशनल रेगुलेशन आर रिसीविंग द मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिक अटेंशन लार्जली बिकॉज ऑफ ऑल परवेसिव नेचर ऑफ देयर पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट। यानी कि जो थ्रेट्स है वो क्लाइमेट चेंज है, रेडिएशन के जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, वो रिसीव हो रहे हैं, आर रिसीविंग द मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिक अटेंशन, कि लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, कि रेडिएशन के जो नियम है उस पर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक मतलब ध्यान दे रहे हैं, मतलब पब्लिक की सजग हो गए हैं। क्योंकि लार्जली, क्योंकि ऑल परवेसिव नेचर ऑफ देयर पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट, क्योंकि सबको उनके सर्वव्यापी संभावित हार्मफुल इफेक्ट पता है, कि यदि रेडिएशन बढ़ी तो उससे क्या होगा, ये सबको पता है। अगला, आगे, आर कॉमन फ्यूचर, हमारा एक जैसा भविष्य होगा। जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के द्वारा, जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन में, इंडेक्टिव, जो संकेत देती है दैट इकोलॉजिकल फेट्स, कि जो इकोलॉजिकल भाग्य है, फेट मतलब भाग्य है लोगों का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, एवरीवेयर इज इंटरवीन्ड, आपस में जुड़े हुए हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पेंट a frightening picture of rapid depletion of world's natural resources। का जो रिपोर्ट, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है वो भयानक है, जो दर्शाती है कि कैसे तेजी से जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो रहे हैं, और इसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक समस्याएं बढ़ रही हैं। मतलब कि जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संभावना है, और
जो समस्याएं इसके साथ जुड़ रही हैं। ठीक है बेटा। अमृता कह रही है छुट्टी दे दीजिए, दूसरी क्लास है। ओके बेटा, एक काम करो, लैपटॉप बंद कर दो, क्लास ओवर। सही है ना, लैपटॉप बंद कर दो। फिर भी अगर लैपटॉप बंद हो जाए तब भी आवाज आए मेरी, तो बाल्टी में डाल देना पानी भर के। ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो। चलो बेटा, टेंशन नहीं। अच्छा 2:45 पे सी सेट की क्लास है। 2:45 पे बेटा, 3:45 होने वाले हैं भाई। पंकज यदुवंशी, मधुप्रिया, आपके कमेंट बिल्कुल नहीं जा रहे हैं बेटा। मधुप्रिया बहन, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा और आपका कमेंट दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। ठीक है। यार ऐसी हरकतें जो यूट्यूब पे की जाती है, यहां बच्चा क्लास में करेगा, मुझे अंदाज ही नहीं था। तो चलो बेटा, अब आज मुझे प्रॉमिस करो सारे बच्चे, आपको पहले क्वेश्चन कराए, अनसीन पैसेज पूरा नहीं हुआ क्योंकि वही बच्चों की क्लास है, तो इसको पूरा करके आएंगे और कल मुझे आंसर लिख के रखना। ठीक है। पीआर लिखो, पीआर मतलब प्रॉमिस, जल्दी से बताओ। अरे हाँ बहन शोभा, छुट्टी दे दी है। तो बेटा कल आप करके लाएंगे, यदि हाँ तो पीआर लिख दीजिए। पीआर लिखना, परी नहीं लिखना। एक एक बच्चा लिख रहा है, दिवांश लिख रही है PARII। कल आंसर तैयार करके लाना, ठीक है। अभी अनसीन में वैसे पैराग्राफ बाकी था, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं कल काम करूंगा, जो बच गए पैराग्राफ उसकी हिंदी भी बताऊंगा। कवरेज अंसारी जी, ओके। और आंसर तैयार करके लाना, ठीक है। और यदि कल किसी ने कहा ना ये कैसे हुआ, ये कब कहा था, तो ये मत कहना, है ना बेटा। हाँ बेटा, आप अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करेंगे ट्यूसडे से पता लग जाएगा जब मैं ग्रामर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।